वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे उत्सर्जन तंत्र संबंधी रोग के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मूत्र एवं उत्सर्जन तंत्र संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं। उसमें आप ध्यान देंगे कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, उसमें पहला रोग हमें ध्यान रखना यूरेमिया। रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना या अत्यधिक हो जाना क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। यूरेमिया होता है, उसमें आप ध्यान देंगे तो सामान्यतः रुधिर के अंदर जो है यूरिया की मात्रा होती है वो 0.01% से लेकर के 0.03% तक होती है। यदि यह मात्रा है वह आपको देखना है 0.05% या इससे अधिक हो जाती हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों को उसे हम क्या कहेंगे? यूरेमिया कहा जाता है। अर्थात रुधिर के अंदर सामान्य यूरिया की मात्रा के 10% अधिक यूरिया हो जाती हैं, उस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? यूरेमिया रोग कहा जाता है। तो ये पहला रोग है यूरेमिया, और इस रोग के कारण से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अधिक यूरिया की मात्रा अगर रुधिर में बढ़ जाती है तो उस प्रकार की परिस्थिति में रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो ये पहला रोग हो गया जिसे हम क्या कहेंगे? यूरेमिया कहा जाता है। दूसरा रोग हमें पढ़ना है गाउट रोग। गाउट रोग एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का रोग है? गाउट आनुवांशिक रोग है। रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा का एकत्रित हो जाना, यूरिक अम्ल होगा उसकी मात्रा अत्यधिक रक्त में बढ़ जाती है, और यूरिक अम्ल होगा वो क्रिस्टल रूप में रूपांतरित हो जाता है, और क्रिस्टल रूप में रूपांतरित होने के बाद में संधियों, वृक्कों या उत्तकों के मध्य जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और संधियों, वृक्कों और उत्तकों के मध्य जमा होने से आपको जो रोग होगा उस रोग को हम क्या कहते हैं? गाउट रोग कहा जाता है। तो गाउट रोग में आप क्या ध्यान देंगे? यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। इस रोग में यूरिक अम्ल होगा वह वृक्कों, संधियों एवं उत्तकों में जमा हो जाता है, और जिसके कारण से रोग होता है उस रोग को हम क्या कहेंगे? गाउट रोग के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर 3 हमें ध्यान रखना है वृक किडनी या वृक में स्टोन या किडनी स्टोन जिसे हम कहते हैं। तो किडनी स्टोन या वृक पथरी, तो किडनी स्टोन या वृक पथरी होती है वह किसके कारण से होती है? तो आप ध्यान देंगे वृक का जो श्रोणी भाग होता है, पेल्विस भाग होता है, उस पेल्विस भाग में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल या कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल या कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल होते हैं, वे पथरी के रूप में जमा हो जाते हैं। इन जो पेल्विस भाग होता है, हमने पढ़ा था कि ये वृक्क की संरचना है। वृक्क में ये भाग होता है या मूत्रवाहिनी निकलती है, और मूत्रवाहिनी के पीछे की ओर का भाग होता है जहाँ पर क्या उपस्थित होती है? पेल्विस भाग उपस्थित होता है। ये भाग पूरा पेल्विस है। इस भाग के अंदर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि या तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कण या कैल्शियम फॉस्फेट के कण या यूरिक अम्ल के कण होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, वह जमा हो जाते हैं, और इन क्रिस्टलों के जमा होने के कारण से ये मार्ग होगा वह अवरुद्ध हो जाएगा, और जिसके कारण से मूत्र त्याग में बाधा उत्पन्न होती है और रोगी को मूत्र त्याग के समय दर्द अनुभव होता है। इस प्रकार का रोग होगा उसे हम वृक्क पथरी कहा जाता है। और ये वृक्क में जो पथरी होती है या वृक्क के अंदर जो स्टोन होता है, ये स्टोन का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और बहुत अधिक बढ़ जाने के बाद में मूत्र त्याग में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से इनको शल्य क्रिया के द्वारा निकालना होता है। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? वृक्क पथरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीसरा रोग हमें ध्यान रखना है वृक्क पथरी के बारे में। चौथा रोग हमें ध्यान रखना है ब्राइट का रोग या नेफ्रेटिस रोग। ब्राइट का रोग या नेफ्रेटिस रोग होता है, यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है। आप ध्यान दीजिए ये किस जीवाणु के कारण से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होगा, उस जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है। यह जीवाणु ग्लोमेरुलस भाग, जो कि किसका भाग होता है? नेफ्रॉन का भाग होता है, उस नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस भाग होगा उसमें इसका संक्रमण हो जाएगा, और संक्रमण होने के कारण से ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है, और ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाने के कारण से जो है वो आपको जानना है रुधिर होगा, उसमें से जो तरल पदार्थ होते हैं, उन तरल पदार्थ जो कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का निष्कासन नहीं हो पाता है। उस रोग को हम क्या कहेंगे? ब्राइट का रोग या नेफ्रेटिस रोग कहा जाता है। तो नेफ्रेटिस रोग में आप ध्यान देंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण से होता है। इस जीवाणु के संक्रमण के कारण से ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है, तो इस रोग को हम नेफ्रेटिस का रोग कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? ब्राइट का रोग कहा जाता है। इस रोग का लंबे समय तक इलाज नहीं होने पर उत्तकों में तरल जमा हो जाता है, यानी इस जो रोग है
है उस रोग का हम लंबे समय तक इलाज नहीं करवाते हैं तो मुख्य रूप से जो टांगों होती हैं या शरीर की जो लसिका उत्तक होते हैं उन लसिका उत्तकों में तरल पदार्थ होता है उसका अतिरिक्त रूप से जमा हो जाता है और तरल का अतिरिक्त रूप से जमा होने के कारण से टांगें होती हैं वो फूल जाती हैं और फूलने के कारण से जो रोग होता है उस रोग को एडिमा या ड्रॉप्सी रोग कहा जाता है। तो एडिमा या ड्रॉप्सी रोग किसे कहा जाता है तो आप ध्यान देंगे नेफ्रेटिस रोग होता है उसका लंबे समय तक इलाज नहीं होने पर तरल पदार्थ होगा वो उत्तकों के मध्य जमा हो जाता है और जिसके कारण से टांगें फूल जाती हैं उस रोग को हम क्या कहते हैं तो आप ध्यान देंगे एडिमा या ड्रॉप्सी कहा जाता है। तो ये अगला रोग हमें ध्यान रखना है एडिमा या ड्रॉप्सी के बारे में। अब उसके बाद में नेक्स्ट 5वें प्रकार का रोग हमें ध्यान रखना है सिस्टिस रोग। सिस्टिस रोग होता है यह भी जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। इस सिस्टिक रोग के जीवाणु होंगे उनका संक्रमण मूत्राशय में होता है और मूत्राशय में इनका संक्रमण होने के कारण से मूत्राशय की झिल्ली में सूजन आ जाती है और जिससे मूत्राशय होगा उसमें दर्द अनुभव होता है तो इस रोग को हम क्या कहते हैं सिस्टिस रोग कहा जाता है। तो सिस्टिस रोग में आप क्या ध्यान देंगे कि जीवाणु के संक्रमण के कारण से मूत्राशय में सूजन आ जाती है जिससे मूत्राशय को यांत्रिक एवं आपको ध्यान रखना है भौतिक रूप से इनमें क्षति होती है, यांत्रिक रूप से ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इस रोग को हम सिस्टिस रोग कहेंगे। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है डायबिटीज इंसिपिडिस रोग। डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है वह एडीएस हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण से होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है या जिसे हम वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं यह हार्मोन होगा वह वैसोप्रेसिन हार्मोन भी इसे कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या इसे हम क्या कहेंगे वैसोप्रेसिन हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के जो किससे स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि की पक्ष पाली से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि की पक्ष पाली से क्या होता है यह स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के पक्ष पाली से स्रावित होने वाले एडीएस हार्मोन होगा। इस हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण से जो दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं संग्रह नलिका है उसे जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं संग्रह नलिका से जल का अवशोषण बहुत कम या नहीं होने के कारण से मूत्र का आयतन बढ़ जाता है जिससे बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है तो इस रोग को हम क्या कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस रोग कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान देंगे कि एडीएस हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के पक्ष पाली से स्रावित होता है की कमी के कारण से दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं संग्रह नलिका से जल का अवशोषण में कमी हो जाती है, जल के अवशोषण घट जाता है जिसके कारण से मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस रोग कहा जाता है। अब उसके बाद में अगला रोग हमें ध्यान रखना है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब है मूत्र द्वारा ग्लूकोज का अधिक मात्रा में उत्सर्जन करना। मूत्र द्वारा ग्लूकोज होगी उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह भी सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, किसी भी रोगकारी परिस्थिति के अंदर यदि ग्लूकोज की मात्रा है वो मूत्र के साथ में बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार की परिस्थिति को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और ग्लाइकोसूरिया की मात्रा है यानी ग्लाइकोसूरिया की परिस्थिति है वो किस हार्मोन के कारण से होती है तो इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण से होता है। हमने पढ़ा था कि रुधिर के अंदर जो शर्करा होती है या ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा का नियंत्रण होता है वह इंसुलिन एवं ग्लूकेगोन हार्मोन के द्वारा जो कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ग्लूकेगोन हार्मोन होगा ये ग्लूकोज की मात्रा को रुधिर के अंदर बढ़ाता है जबकि इंसुलिन हार्मोन होता है ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके उनका संग्रह करता है। अब इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो उस प्रकार की परिस्थिति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होगी वह रक्त के अंदर बढ़ जाएगी और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से मूत्र में भी ग्लूकोज की मात्रा का उत्सर्जन होगा वह बढ़ जाएगा और इस प्रकार का रोग होता है उसे डायबिटीज मेलिटस रोग कहा जाता है। तो दो प्रकार के डायबिटीज आपको, एक डायबिटीज इंसिपिडिस रोग जो कि एडीएस हार्मोन के अल्प स्रावण से होता है जबकि इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण से डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। तो इंसुलिन के अल्प स्रावण से कौन सा रोग होता है डायबिटीज मेलिटस रोग होता है वह इंसुलिन के अल्प स्रावण के कारण से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोसूरिया या डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है वह किस कारण से होता है तो इंसुलिन हार्मोन की अल्प स्रावण से होता है। फिर उसके बाद में अगला रोग हमें ध्यान रखना है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया रोग है यह मूत्र में एल्केप्टोन एवं हीमोजेंटेसिक अम्ल एल्केप्टोन एवं हीमोजेंटेसिक अम्ल होगा उसकी उपस्थिति के कारण से होता है। मूत्र में यदि एल्केप्टोन एवं हीमोजेंटेसिक अम्ल होता है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो उस रोग को हम क्या कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया रोग कहते हैं। यह भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। ध्यान दीजिए ये किस प्रकार का रोग है आनुवंशिक रोग है।
यानी यह भी एक प्रकार का क्या है, आनुवंशिक रोग है। और आप ध्यान देंगे एल्केप्टोन होता है, यह एल्केप्टोन वायु के संपर्क में आने पर काले रंग का हो जाता है। वायु के संपर्क में आने पर मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाता है। इस कारण से इस रोग को हम कृष्ण मूत्र रोग भी कहा जाता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, कृष्ण मूत्र रोग भी कहा जाता है। तो इस रोग को हम कृष्ण मूत्र रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से रोग को आपको ध्यान रखना है, एल्केप्टोन्यूरिया, यानी मूत्र में एल्केप्टोन एवं हीमोजेंटेसिक अम्ल की उपस्थिति होना एल्केप्टोन्यूरिया कहलाता है। इस रोग में जो एल्केप्टोन स्रावित होता है, यह वायु के संपर्क में आने पर काले रंग का हो जाता है। इस कारण से इस रोग को हम कृष्ण मूत्र रोग भी कहा जाता है। और एल्केप्टोन्यूरिया होता है, यह आनुवंशिक रोग है और सबसे पहले खोजा गया आनुवंशिक रोग है वो कौन सा है, एल्केप्टोन्यूरिया है। और इसकी खोज की थी वह आर्कीबाल्ड गेराल्ड के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से आर्कीबाल्ड गेराल्ड के द्वारा आपको ध्यान रखना है एल्केप्टोन्यूरिया नामक रोग की खोज की गई थी। तो ये कंप्लीट होता है कौन सा रोग, एल्केप्टोन्यूरिया रोग। अब उसके बाद में डिसयूरिया रोग। डिसयूरिया रोग का मतलब है दर्द युक्त मूत्र त्याग की परिस्थिति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिसयूरिया रोग कहते हैं। यानी मूत्र त्याग के समय यदि दर्द महसूस होता है उस प्रकार की परिस्थितियों की उसे हम क्या कहेंगे, डिसयूरिया कहा जाता है। फिर उसके बाद में पोलीयूरिया। पोलीयूरिया होगा, यह आपको ध्यान रखना है मूत्र के अधिक उत्पादन करना या अधिक मात्रा में होना। पोलीयूरिया का मतलब हो गया मूत्र की मात्रा का बढ़ जाना, मूत्र का अधिक मात्रा में स्रावित होना। और ये भी किस कारण से होता है, एडीएस हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण से, क्योंकि जल का पुनर्अवशोषण नहीं हो पाएगा और जिसके कारण से मूत्र की मात्रा या आयतन बढ़ जाता है, उसे हम पोलीयूरिया कहते हैं। अगला है ओलिगोयूरिया, यानी यूरिया का कम उत्पादन होना, उस परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, ओलिगोयूरिया कहा जाता है। यूरिया का कम उत्पादन होना, यकृत में यूरिया कम बनेगी तथा उत्सर्जन है उसका कम, ओलिगोयूरिया कहा जाता है। फिर उसके बाद में प्रोटोन्यूरिया, मूत्र में प्रोटीन की सामान्य से अधिक मात्रा उपस्थित होना क्या कहलाता है, प्रोटोन्यूरिया कहलाता है। तो ये भी किसी रोग के संक्रमण के कारण से हो सकता है जिसमें मूत्र में प्रोटीन है उसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति को हम प्रोटोन्यूरिया कहा जाता है। फिर उसके बाद में कीटोन्यूरिया, मूत्र में कीटोन का या बड़े बड़े कीटोन बॉडीज है वो उपस्थित होना क्या कहलाता है, कीटोन्यूरिया कहलाता है। अगला नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी मूत्र में एल्ब्यूमिन की मात्रा उपस्थित होना। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन होगा, उसकी मात्रा यदि मूत्र में बढ़ जाती है तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिन यूरिया कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है हीमेटोन्यूरिया। हीमेटो मतलब आरबीसी, और आरबीसी होगी उस आरबीसी का निष्कासित होना मूत्र के साथ में क्या कहलाता है, हीमेटोन्यूरिया कहलाता है। तो हीमेटोन्यूरिया का मतलब आपको ध्यान रखना है मूत्र के साथ में आरबीसी का स्त्रावण होना, आरबीसी का बाहर की ओर त्याग होना, इस प्रकार की परिस्थिति होगी उसे हम हीमेटोन्यूरिया कहते हैं। उसके बाद में पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब है मूत्र में मवाद कोशिकाओं का उपस्थित होना क्या कहलाता है, पाईयूरिया कहलाता है। तो यह रोग हमें ध्यान रखना है। अगला है पीलिया। पीलिया होगा उस प्रकार के रोग में हम ध्यान देंगे तो मूत्र में पित्त वर्णकों की मात्रा बढ़ जाती है। पित्त वर्णकों की मात्रा बढ़ने की परिस्थितियों को से हम पीलिया रोग कहते हैं। पीलिया रोग होगा, यह आपको ध्यान रखना है जो यकृत निवाहिका शिरा होती हैं उनके अंदर यहाँ किसी प्रकार का अवरोध होता है, उस प्रकार की परिस्थिति में ये रोग होता है। और ये पीलिया रोग होगा, इस रोग की परिस्थिति में पित्त वर्णकों की मात्रा होती है मूत्र के साथ में बढ़ जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला और लास्ट रोग हमें ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन यूरिया। मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, हीमोग्लोबिन की अतिरिक्त उपस्थिति होना क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाता है। तो ये कुल मिलाकर के 18 प्रकार के रोग हैं वह हमें ध्यान रखने किससे संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित हैं। तो ये उत्सर्जन से संबंधित 18 रोग हमें ध्यान रखने हैं। अगला हम पढ़ेंगे मनुष्य के अंदर जो है वो यूरेमिया की परिस्थिति होती है। तो उस यूरेमिया की परिस्थिति होने पर जो है वो हमारी किडनी होगी, वो किडनी कार्य करना बंद कर देती हैं, या किडनी होगी उसके द्वारा यूरेमिया की परिस्थिति, यूरिया की मात्रा रुधिर में अधिक होती है, उसको निष्कासित नहीं किया जा सकता है। तो उस प्रकार की परिस्थिति के अंदर हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं जिससे रक्त अपोहन डायलिसिस कहा जाता है। ध्यान दें, अगला हमारा टॉपिक है रक्त अपोहन। रक्त अपोहन किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, उस रोग को हम क्या कहते हैं, यूरेमिया रोग कहा जाता है। उस यूरेमिया रोग की परिस्थिति में जब हमारा जो वृक्क है उस वृक्क के द्वारा यूरिया पर्याप्त रूप से
बाहर की ओर निष्कासित नहीं की जा सकती और यूरिया की मात्रा है वो बढ़ जाती है, वृक्क ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उसके स्थान पर कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है और कृत्रिम वृक्क का उपयोग करके यूरिया को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? रक्त अपोहन कहलाता है। क्लियर है? रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान देंगे कि जब रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ने के फलस्वरूप यूरेमिया रोग हो जाता है और हमारा वृक्क है वो प्राकृतिक रूप से यूरिया को निष्कासित नहीं कर पाता है। तो इस अतिरिक्त यूरिया यूरिक अम्ल होगा उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वृक्क मशीन का उपयोग किया जाता है। इस उपयोग के द्वारा अतिरिक्त यूरिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त अपोहन कहलाती है। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? तो आप ध्यान देंगे, इसकी प्रक्रिया हम समझेंगे पहले कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रोगी व्यक्ति होगा उस रोगी व्यक्ति के धमनी से हम क्या करते हैं? रुधिर को निकालते हैं। धमनी से रुधिर निकालने के बाद में धमनी के अंदर रुधिर दाब को हम नापते हैं, वह धमनी दाब मोनोमीटर की सहायता से। अब उसके बाद में उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। अब रुधिर को ठंडा करने के बाद में इसमें हेपेरिन को मिलाया जाता है जिससे रुधिर का स्कंदन नहीं हो, थक्का नहीं जमे। तो थक्का जमने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें रुधिर प्रतिस्कंदक कारक मिलाते हैं और रुधिर प्रतिस्कंदक कारक होता है वह प्रतिस्कंदक कारक कौन होता है? हेपेरिन होता है, उसको मिलाया जाता है। हेपेरिन को मिलाने के बाद में इसको हीमोलाइसिस यंत्र में प्रवेश करवाया जाता है, यानी इसको किस में डाल दिया जाता है? हीमोलाइसिस यंत्र में प्रवेश कर जाता है। हीमोलाइसिस यंत्र होगा उसके अंदर सेलोफोन की नलिकाएं होती हैं। जो हीमोडायलिसिस यंत्र होगा उसके अंदर सेलोफोन की नलिकाएं होती हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के लिए अपारगम्य होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के लिए क्या होगी? अपारगम्य होगी। प्लाज्मा प्रोटीन के लिए अपारगम्य होती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ से नहीं गुजरेगा, केवल आपको ध्यान रखना है यह होता है वो यूरिक अम्ल और कुछ लवण होते हैं। यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन एवं कुछ लवण होते हैं, उनके लिए क्या होती है? पारगम्य होती हैं। तो इस प्रकार से यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन एवं कुछ लवण होते हैं, उन लवणों के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। तो इनके माध्यम से ये पारगम्य होगी और इसके अंदर जो सेलोफोन की नलिकाएं होती है उसके मध्य एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को हम अपोहनी द्रव कहते हैं। अब जैसे ही रुधिर वो सेलोफोन की नलिकाओं से गुजरेगा तो ये नलिकाएं होती हैं वह आपको ध्यान रखना है किसके लिए अपारगम्य? प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। पारगम्य किसके लिए? तो आपको ध्यान रखना है इनके लिए पारगम्य है नहीं, यूरिया, यूरिक अम्ल इनके लिए पारगम्य है। इनसे जो आपको ध्यान रखना है यूरिया है, यूरिक अम्ल है, वो सारा पदार्थ किस में आ जाएगा? तो इस अपोहनी द्रव के अंदर आ जाता है। यानी वो सारा पदार्थ होगा वो किसके अंदर आ जाएगा? इस अपोहनी द्रव में रिस करके आ जाता है। अपोहनी द्रव में आने के बाद में इस अपोहनी द्रव को हम क्या करते हैं? बाहर की ओर निष्कासित कर देते हैं। तो अपोहनी द्रव में आ जाएगा जिसको हम एक अलग पंप की सहायता से क्या कर देते हैं? निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है जिसके माध्यम से जो उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। अब उसके बाद में जो शुद्ध रुधिर है उस शुद्ध रुधिर को हम क्या करते हैं? वापस से बाहर की ओर निकाल कर इस मशीन से और इसमें एंटी हेपेरिन मिलाते हैं तथा इसको हल्का गर्म करते हैं। हल्का गर्म करके इसमें क्या मिलाते हैं? एंटी हेपेरिन वापस मिलाते हैं जिससे अतिरिक्त हेपेरिन हमने डाला था उस हेपेरिन की कार्यविधि को वापस मेंटेन कर दिया जाए। अब उसके बाद में एंटी हेपेरिन मिला करके और उसके वायु के बुलबुलों की पहचान करके निकाल करके और साफ रुधिर को पुनः सिरा के अंदर प्रवेश कर दिया जाता है। कि उसके अंदर प्रवेश करवा दिया जाएगा? सिरा के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। इस प्रकार से जो है वह आपको अतिरिक्त रूप से यूरिया, यूरिक अम्ल होगा उसको बाहर की ओर निकाला जा सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति के द्वारा हम यूरेमिया रोग के व्यक्ति की जीवन अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यूरेमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है, यूरेमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसकी जीवन अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जीवन अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जीवन अवधि को बढ़ाया जा सकता है किसकी सहायता से? तो आप ध्यान देंगे इस हीमोडायलिसिस प्रक्रिया की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। तो यह पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखनी, उसे हम क्या कहेंगे? रक्त अपोहन कहा जाता है। आपको 1 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है तो आपको ध्यान रखना है कि रक्त अपोहन किससे कहा जाता है? तो रुधिर में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो एवं वृक्क होता है प्राकृतिक रूप से यूरिया का निस्तांतरण नहीं कर सकता, निष्कासन नहीं कर सकता है। उस प्रकार की परिस्थिति में कृत्रिम वृक्क का उपयोग करके यूरिया को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे
हम रक्त अपवन कहते हैं, जिसकी प्रक्रिया होती है वह निम्न प्रकार से होती है। अब उसके बाद में कई बार रोगियों में वृक्क होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, और वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो उसके स्थान पर दूसरे या उसी संबंधी व्यक्ति का वृक्क होता है वह वृक्क उस स्थान पर लगाया जाता है, जिसे हम वृक्क प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट या वृक्क प्रत्यारोपण किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान देंगे, जब किसी व्यक्ति में वृक्क होते हैं वे कार्य करना बंद कर देते हैं, उस प्रकार की परिस्थिति में वृक्क का प्रत्यारोपण किया जाता है, दूसरे व्यक्ति का वृक्क है वो उसमें स्थानांतरित किया जाता है। जिस व्यक्ति का वृक्क स्थानांतरित किया जाता है उसे हम डोनर कहते हैं, दाता कहते हैं, वृक्क दाता कहेंगे। जिस व्यक्ति में यह स्थानांतरित उसे हम ग्राही कहेंगे। इसमें ग्राही और दाता दोनों व्यक्ति होंगे वो निकट संबंधी होने आवश्यक है। निकट संबंधी होने के कारण से इसमें उत्तकीय एवं रुधिर संबंधी समानताएं अधिक होती है, और उत्तकीय और रुधिर संबंधी समानताएं होने के कारण से वृक्क है उसका प्रत्यारोपण आसानी से किया जा सकता है। अन्यथा हम दूसरे व्यक्ति का या दूरस्थ व्यक्ति का वृक्क प्रत्यारोपण करते हैं तो कई बार उसमें जो प्रतिरक्षी होगा उस प्रतिरक्षक के कारण से हमारी प्रतिरक्षा है दूसरी जो शरीर के अंग होंगे उनको डिस्कार्ड कर देती है, उनको, जिसके कारण से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वृक्क प्रत्यारोपण होता है वह निकट संबंधी व्यक्ति का किया जाता है। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली चैप्टर हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ जो पिछले चैप्टर पढ़े हैं ये हमारी यूनिट भी कंप्लीट होती है। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट सवाल है उस सवालों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।